हेलो स्टूडेंट्स, ये नई वीडियो आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो कुछ शॉर्ट नोट्स हैं उनके बारे में बनाई गई है। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। शॉर्ट नोट मीन्स जो 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको आएंगे या आ सकते हैं, तो उसी के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। कई बार क्या होता है कि हमें जो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आ जाता है 15 मार्क्स का, लेकिन वो फुल फ्लैश क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करके रखा जाता है। लाइक 3-3 नंबर के जो 3-4 आपको पार्ट दे दिए और उसको पूरा मिला के 15 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो दे देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये तैयार किया गया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास नॉन बैंकिंग एसेट्स कि नॉन बैंकिंग एसेट्स क्या होता है। ये आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है, पार्ट वाइज भी, जैसे कि अभी मैंने बताया था। तो नॉन बैंकिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बैंकिंग बिजनेस। जो बैंकिंग बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती एसेट्स, उन एसेट्स को क्या कहा जाता है? बैंकिंग नॉन बैंकिंग एसेट्स। नॉन बैंकिंग एसेट्स किस तरह से आगे डिवाइड, मैंने एक पैराग्राफ में नहीं बल्कि आपको पॉइंट वाइज जो है मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको पॉइंट वाइज जो है वो ज़्यादा अच्छे से पता लग सके। जैसे सबसे पहले कहा गया है कि अंडर सेक्शन 8 में जो बैंकिंग रेगुलेशनरी एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि नो बैंकिंग कंपनी कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन द बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। कि कोई भी जो बैंकिंग कंपनी है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद उसने बोला है एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद इट्स लिटिमेट बैंकिंग बिजनेस। मतलब कि जो वैधानिक तौर से बैंकिंग के बिजनेस के अंदर आते हैं, उन गुड्स को छोड़ के बाकी किसी भी गुड्स के लिए डायरेक्टली डील नहीं की जाती बाइंग और सेलिंग के लिए। उसके बाद वो कहते हैं ए बैंक कैन ऑलवेज लैंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सच एसेट। मतलब कि कोई भी बैंक सिक्योरिटी के अगेंस्ट एसेट को जो है वो ले सकता है। दैट मीन्स इफ़ ए लोन टेकर फेल्स टू पे रिपे द लोन ऑफ बैंक। मतलब कि अगर किसी ने लोन लिया है एंड ही फेल्स टू पे द रीपे द लोन, तो वो क्या करेगी? बैंक जो सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी उसने एसेट रखी थी वो लोन लेने के लिए, उससे जो है अपना अमाउंट पूरा कर लेगा। इन केस ऑफ एसेट्स रिक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन द क्लेम ऑफ बैंक आर टर्म्ड एज नॉन बैंकिंग एसेट्स। जो एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी रखा होता है और वो एसेट्स जो हैं फुल फ्लैश जो है काम आ जाती हैं, सेटिस्फैक्शन हो जाती है बैंक को, जो उसने लोन दिया होता है उसके अगेंस्ट जो है जो वो एसेट ले लेता है, तो उसको एसेट को क्या बोला जाता है? नॉन बैंकिंग एसेट। According to Section 9, asset must be disposed of within 7 years from the date of acquisition। अब ये भी बताया गया है कि जिस एसेट को लिया गया है, जो सिक्योरिटी वाली एसेट थी जिसको लोन के बिहाफ पे ले लिया गया था बैंक के थ्रू, तो उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करना होता है विदिन 7 ईयर्स, ठीक है, ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस टाइम से एक्वायर कर ली जाती है, अधिग्रहण कर लिया जाता है किसी एसेट का। जबकि ये कहा गया है कि जो रिजर्व बैंक है मे एक्सटेंड दिस पीरियड बाय ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। मीन्स 5 ईयर्स का जो है एक्सटेंडिंग का पीरियड जो है आरबीआई उसका बढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। if it is satisfied that such extension would be in the interest of depositor of the banking company। लेकिन वो भी तब बढ़ाएगा पीरियड जब उसको ये यकीन हो जाए कि जो ये पीरियड बढ़ाया गया है 5 साल का और उसको ज़्यादा पीरियड दिया गया है, वो किसके इंटरेस्ट में है? डिपोजिटर के, ठीक है, डिपोजिटर ऑफ द बैंकिंग कंपनी। एक वो कहते हैं कि जो प्रॉफिट होता है सेल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स को, अब जब सिक्योरिटी के रूप में कोई एसेट रखी गई है और उस सिक्योरिटी का पैसा लोन जिसने लिया है वो नहीं दे पाया, तो उसकी एसेट चली गई, और जब उस एसेट को बेचा जाता है अगर उससे कुछ प्रॉफिट होता है तो एक हेड होता है अदर इनकम हेड, वो हमारे शेड्यूल नंबर 14 में आता है। अब ये अदर इनकम हेड क्या होता है, तो ये जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तब इसका एक पूरा चैप्टर है फुल फ्लैश, उसमें आपको पता लगेगा। तो कहते उस हेड के अंदर जो है उसको
ऐड किया जाता है, और अगर लॉस होता है तो उसी हेड के अंदर जो है इसको डिडक्ट कर दिया जाता है। तो ये था हमारा नॉन बैंकिंग एसेट्स। नेक्स्ट हमारी कोई बार जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ये क्या है। ये दो तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, एक तो इंडिया में और दूसरा आपका आउटसाइड इंडिया। इंडिया में कहते हैं कि दीज आर रिलेटेड टू इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। अंडर दिस अरेंजमेंट मनी इज लेंट बाय वन बैंक टू अनदर बैंक यूजली 3 to 31 days। मतलब कि ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है, यानी कि बैंक से बैंक के अंदर की ट्रांजैक्शन है कि एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए जब शॉर्ट नोटिस पे लोन दिया जाता है, वो 3 से 31 दिनों के बीच का होता है लोन, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया क्या होता है, इट इंक्लूड्स बैलेंस हेल्ड बाय ब्रांचेस ऑफ द बैंक आउटसाइड इंडिया। इसमें क्या क्या है, जो आपकी बैलेंसेज होते हैं ब्रांचेस के, उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास, वो उतना ही था क्योंकि एक छोटा सा ही नोट इसमें है जो वो आ जाता है। उसके बाद है एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस। ये क्या होता है, कहते कि जब कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ खरीदना चाहता है उधार पे, और जो सेलर है वो उसको बेचना ना चाहे, ठीक है, मतलब सामान तो वो बेचना चाहे बट उसको यकीन ना हो कि ये मेरी पेमेंट कर भी देगा या नहीं कर देगा, तो वो ये चाहता है कि वो जो बायर है उसको श्योरिटी दे। तो श्योरिटी के लिए बायर क्या करेगा, वो अपने बैंक को अप्रोच करेगा और उसको बोलेगा कि उसको उसकी तरफ से उसके बिहाफ पे जो है वो सेलर को श्योरिटी दे ताकि वो उससे उधार माल खरीद सके। बैंक के 3 वेज बताए हैं जिस हिसाब से जो है वो आगे श्योरिटी ले सकता है बायर की। फर्स्ट, द बैंक में एक्सेप्ट ऑन कंज्यूमर्स बिहाफ ए बिल ड्रॉन बाय द सेलर, कि बैंक जो है एक्सेप्ट कर सकता है उस बिल को जो कि लिखा गया है किसके थ्रू, किसके बिहाफ पे, कंज्यूमर के बिहाफ पे, और बिल ड्रॉन बाय द सेलर, वो लिखा किसके द्वारा गया है बिल, वो सेलर के थ्रू। नेक्स्ट वो कहते हैं कि द बैंक में एंडोर्स ए बिल एक्सेप्टिंग बाय द कस्टमर इन फेवर ऑफ द सेलर, कि मतलब बैंक जो है एक एंडोर्स्ड बिल को, बेचान किए हुए बिल को एक्सेप्ट कर लेता है कस्टमर से कि वो किसके फेवर में उसको दे देगा, सेलर के फेवर में दे देगा। उसके बाद है द बैंक में इशू ए लेटर ऑफ क्रेडिट, कि बैंक जो है एक लेटर इशू कर देता है क्रेडिट लेने के लिए, कि उधार लेने के लिए, और गिव ही में गारंटी टू द सेलर, और उसकी गारंटी कौन लेता है, उसकी गारंटी लेगा बैंक। अब ये कहते हैं कि ये जो तीनों सिचुएशंस बताई गई हैं इसमें जो प्राइमरी लाइबिलिटी है वो कस्टमर की ही है, बैंक की लाइबिलिटी तो खाली कॉन्टीजेंट है। किस सिचुएशन में, कि अगर कस्टमर फेल हो जाता है जिसकी लोन की रीपेमेंट करने में। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचता है तो उसको लास्ट में जब बैलेंस शीट बनाई जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के रूप में शो करेंगे इन शेड्यूल 12। लास्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन ही इसमें जो है फुल फ्लैश बनाए गए हैं। बिल्स ऑफ कलेक्शन। बिल्स ऑफ कलेक्शन क्या होते हैं, कहते हैं कि नॉर्मली द सेलर इज़ नॉट रेडी टू हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर अंटिल द पेमेंट इज़ रिसीव्ड बाय हिम। मतलब कोई भी एक सेलर है वो कहते हैं कि वो तब तक जो है अपना एक तरह से जो डॉक्यूमेंट है, माल जो उसने बेचा है, कहते हैं उसके जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं देना चाहता, किसको, बायर को। क्लियर, वो चाहता है कि उसकी पेमेंट मिल जाए पहले, मैं फिर इसको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारी इसको, मतलब इसको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने देने हैं माल के, तो मैं वो दे दूंगा इसको। तो वो कहते हैं इस केस में क्या करता है, क्योंकि देखो सेलर को इस पे विश्वास नहीं है कि पता नहीं मैं इसको अपना जो सारे हैंड ओवर भी कर दूँ सारे डॉक्यूमेंट और फिर ये ना दे मुझे, मतलब अपनी जो भी इसकी पेमेंट बनती है माल की वो ना दे। तो इस केस में क्या करता है कि जो सेलर होता है वो डिस्पैच कर देता है गुड्स को
टू द सिटी ऑफ द बायर, ठीक है, इनके बायर के शहर में उसको डिस्पैच कर देता है। एंड सेंड्स ए डॉक्यूमेंट टू द अलोंग विद ए बिल और हुंडी ड्रोन बाय द बायर, और उसके बाद वो करता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है सीधा बायर को देने की बजाय बैंक को दे देता है, और बैंक में उन डॉक्यूमेंट्स के साथ उस बिल को भी देता है, जिस बिल को कहाँ से लेना हो, बायर से लेना हो। अब वो करेंगे जो ये बिल लिखे जाते हैं, जो ये हुंडे भी एक बिल की तरह ही होता है, जो लिखा जाता है ये कलेक्शन के लिए, ताकि जो है बायर से अमाउंट मिल जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ कलेक्शन। अब कहते हैं कि जो बैंक है प्रेजेंट द बिल और हुंडई टू द कस्टमर, बैंक क्या करेगा, बिल को कस्टमर जिसने माल खरीदा था उसके सामने प्रेजेंट करेगा, और आफ्टर दैट क्या करेगा कि वो उससे अमाउंट ले लेगा और उसको हैंड ओवर कर देगा वो डॉक्यूमेंट जो कि सेलर के थ्रू बैंक को भेजे गए थे। द बैंक आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, लेकिन इस सारे काम के लिए बैंक क्या करता है, उसको किससे, सेलर से कमीशन लेता है, और कमीशन काट के बाकी सारा अमाउंट किसको दे देता है, वो सेलर को, ठीक है। कलेक्शन किसके बेसिस पे की, ये कि सेलर के बिहाफ पे, किससे की, बायर से की। उसके बीच में इन बिटवीन बैंक का क्या काम था कि उसने एक कमीशन लेके वो बैंक बायर से सेलर को भिजवा दे। इससे दो फायदे हुए, सेलर को विश्वास रहा, और जो है बैंक को कमीशन भी जो है इसके थ्रू मिल गया। अब वो कहते हैं कि इसमें सिंस रिसीविंग ऑफ सच बिल फ्रॉम ए लार्ज पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ ए बैंक, मतलब इस तरह की रिसीविंग करना जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसी भी बिजनेस का, इनकी बैंकिंग बिजनेस का। ये कहते हैं कि इसके लिए एक अलग से रजिस्टर रखा जाता है जिसमें सारी डिटेल रखी जाए, उसका रिकॉर्ड रखा जाए, ठीक है। और ये जो पैसा रिसीव किया गया है, किसी से पेमेंट रिसीव करना है कि किस पर्पज़ से किया गया है, वो सारा उसमें लिखा जाए। अब वो कहते हैं कि द बिल विच आर लेफ्ट अनकलेक्टेड ऑन द डेट, यानी कि जो बिल अनकलेक्टेड रह जाता है, मतलब जिसके अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पाता, तो वो कहते हैं कि वो बैलेंस शीट में सेपरेटली शेड्यूल नंबर 12 के अंदर दिखा देना चाहिए। द बिल ऑफ कलेक्शन आर नोट इंक्लूड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बट शुड बी शोन सेपरेटली। वो कहते हैं कि इसमें जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसको अलग से ज़रूर शो किया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चंस थे, होपफुली आपको ये सही लगे होंगे, और आपका जो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इनका। पूरे 15 मार्क्स के क्वेश्चन में भी अगर 4 मार्क्स के आ जाते हैं जो भी शॉर्ट नोट्स, तो उसके लिए भी काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।